हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से फोकस भी कर रहे होंगे। तो आइएगा, आज हम एक और नए चैप्टर के साथ अपनी आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है संस्कृति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर। अनेक तरह से भारतीय परंपरा में देखा जाता है कि कहीं कहीं पारंपरिक तौर पर, ट्रेडिशनल के तौर पर अलग अलग तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया जाता है कल्चर को, लेकिन वह कल्चर, वह संस्कृति वहां की किस तरीके से सही है, क्या गलत है, इस बात का पुष्टिकरण जो है वहां के स्थानीय लोग ही देते हैं। आज ऐसा ही कुछ चैप्टर जिसमें हम सभी बात करेंगे एक ऐसी संस्कृति के बारे में जो संस्कृति के नाम पर, या कहा जा सकता है कि उस संस्कृति पर जिसके लिए हम लोग अपने जीवन यापन पर निर्भर रहते हैं, और वह संस्कृति हमारे लिए भी कितनी लाभदायक होती है, ये भी हम आज इस चैप्टर में समझेंगे। तो कोर्स ए में हम सभी आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइएगा, आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और जिसका नाम है संस्कृति, जो कि कोर्स ए, हिंदी के कोर्स ए में जो कि आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और इसमें आप लोग समझोगे कि किस तरह से हमें संस्कृति का या संस्कृति के बारे में अवमानना करनी चाहिए या उसका किस तरह से पालन करना चाहिए, ये सारी चीजें भी हम सभी को इसमें सुनने और देखने को मिलेगी। चलिएगा, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की पहला कि यह चैप्टर लिखा किसने है। सबसे पहला नाम आता है भदंत आनंद कौशल्यायन। लेखक का नाम क्या है? भदंत आनंद कौशल्यायन, यह चैप्टर के लेखक का नाम है। और इस लेखक ने अपने कई तजुर्बे जो हैं वो इसमें दिए हुए हैं, और किस तरह से वो जो है अपने संस्कृति कल्चर के लिए बताना चाह रहे हैं। तो आइएगा, पढ़ते हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन 1905 में तत्कालीन पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी से भी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे। कहने का मतलब यह है कि इनका जन्म पंजाब में हुआ, और अंबाला में जन्म होने के बाद इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। और यह हिंदी के इतने बड़े प्रेमी थे कि हिंदी की सेवा में ही इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और अंत में जाकर के, अथवा कह सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के इन्होंने बौद्ध भिक्षु बनना स्वीकार किया, और इनका नाम जो है आगे चल करके भदंत आनंद कौशल्यायन पड़ गया। उन्होंने देश विदेश की काफी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, वहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। इनकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, जिनको हम सभी को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन जब हम बिल्कुल टोटली फ्री हों तब। परीक्षा पर ध्यान देते हुए इनके कुछ विषय जो हैं वो हम आज इसमें समझेंगे। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। आगे बताया कि देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। मतलब गांधी जी की पर्सनैलिटी क्या है, गांधी जी किस विचारधारा के हैं, गांधी जी क्या सोचते हैं, या वो किस तरह से सभी के लिए प्रदर्शित करते हैं, वो उनसे कुछ ज्यादा ही प्रभावित रहे हैं। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफी चर्चित हैं।
निबंध तो हम सभी समझते हैं जो उन्होंने लिखे हैं। संस्मरण का मतलब होता है कि उनके जीवन से घटित कोई भी ऐसी घटनाएं जो लोगों तक पहुंचाई जाएं, उन स्मरण या स्मृति को संस्मरण कहा जाता है। और यात्रा वृत्तांत के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि अगर कोई कवि अथवा कोई उनका साथी कहीं यात्रा पर जाता है तो उस यात्रा के सभी चित परिचित लोगों के बारे में बताना एवं वहाँ के खाद्य आनंद और वहाँ की वास्तविकता के बारे में सभी को बताना, ये सभी यात्रा वृत्तांत में आता है। चलते हैं पाठ प्रवेश पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि यह पाठ हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसमें बताया क्या गया है। संस्कृति एक निबंध है जिसे हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यानंद जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। अविभाज्य का मतलब होता है कि जिसका विभाजन ना किया जा सके, जिसको अलग अलग ना किया जा सके। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह ना सभ्यता है और ना ही संस्कृति है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता है, ऐसी संस्कृति और ऐसी सभ्यता कोई भी कल्याणकारी नहीं होती है, वो बिल्कुल अकल्याणकारी है। चलिएगा आज हम इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक निबंध है जो कि उन्होंने लिखा है हिंदी भाषा में। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए, सोचना कि उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहले आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, कितना बड़ा साइंटिस्ट होगा। अथवा कल्पना कीजिए कि उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था, जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहले बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का, वह देखिएगा ये पहले आदि मानव लोग थे जो आग जला रहे हैं, तो यहां पर ही बता रहे कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का वह सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। देखिए संस्कृति की डेफिनेशन कहां से स्टार्ट होगी, वो ये होगी कि जिस तरह से योग्यता और प्रवृत्ति जो होती है वो कुछ आविष्कारिता करा देती है, ऐसी जो शक्ति है वही संस्कृति कहलाती है। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ होता है, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की है, बनाई है, वही उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। परिष्कृत का मतलब होता है और अच्छा, अच्छे से भी और अच्छा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उनके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और
उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। संस्कृत यानी संस्कृति नहीं कहलाएगा। एक आधुनिक उदाहरण ले लेते हैं कि भांति न्यूटन ने, अब एक आधुनिक उदाहरण जो आज के समय में चलता है, अभी ये मान सकते हैं कि प्राचीन काल में इस तरह का होता होगा, लेकिन अभी के समय का कोई एक उदाहरण देखें मॉडर्न युग का, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस बात से आज विद्यार्थी सब कुछ जान रहे हैं, उस बात को सबसे पहले जिसने बताया वैसा कोई विद्यार्थी नहीं बन सकता। बस इस बात पर यहां पर थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कराया गया है। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही, सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए कि उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसीलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है जो हमें आकाश में दिखाई दे रहा है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों का मतलब होता है जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमत्ता वाले लोग हैं, ऐसे विद्वानों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? कहने का मतलब यह है कि भाई अगर हम संस्कृति के बारे में समझें तो संस्कृति को जन्म देने वाला केवल दो ही चीज है कि एक तो भौतिक प्रेरणा और दूसरा ज्ञानेप्सा। भौतिक प्रेरणा का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा है उससे हम प्रेरित होकर के कुछ नया करने की सोचते हैं, वो भौतिक प्रेरणा। एक ज्ञानेप्सा को अगर हम अलग अलग करेंगे तो ज्ञान इप्सा दो शब्द बनेंगे, तो ज्ञान को चाहने वाला, ज्ञान की पिपासा जिसके अंदर होती है, बार बार उसी चीज में चिंतन करने वाला जो है, क्या केवल ये दोनों ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरों को खिलाया दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया और इन सबसे बढ़कर आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा की वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की, देखिए यहां पर जो सिद्धार्थ नाम आया है, ये सिद्धार्थ उन्हीं महात्मा बुद्ध के लिए आया है जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया और वह वन में जाकर के बौद्ध भिक्षु के रूप में या महात्मा बुद्ध के रूप में जाने गए।
हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। यानी कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि अगर कोई संसार को भी त्याग रहा है तो उसके अंदर त्यागने के बाद कोई ना कोई एक अपेक्षा संसार से होती है, उसका नाम जो है संस्कृति हो जाया करता है। और सभ्यता, अब यहां से सभ्यता के बारे में बताते हैं। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, रिजल्ट, ठीक है, नतीजा, फल। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का अवश्यम भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। अवश्यम भावी का मतलब होता है कि अगर ऐसी संस्कृति हो, अवश्य ही ऐसा होगा कि वह असभ्यता के रूप में ही नजर आएगा, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह ना संस्कृति है और ना रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से, प्रज्ञा यानी ज्ञान, अपनी बुद्धि, और मैत्री यानी मित्रता के भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों को की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। अविभाज्य का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, जो विभाजित ना हो सके, जो टुकड़ों में ना बन पाए। यानी मानव संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो एक है, एक थी और एक ही रहेगी। इस चैप्टर के अनुसार वो कभी विभाजित नहीं हो सकती है, वो कोई वस्तु नहीं। और उसमें जितना अंश कल्याण का है, वह अकल्याण की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। बल्कि वो अच्छी ही नहीं है, बल्कि स्थायी भी है। जो बनी सकने वाली है, वो जैसी है वैसी ही रहेगी, वो बदल नहीं सकती। इस तरह यहां पर इस चैप्टर में उन्होंने संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया। और उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा चिंतन जरूर करना पड़ेगा कि संस्कृति आखिरकार सभ्यता को किस तरह परिवर्तित करती है, और आज की सभ्यता और पहले की सभ्यता में क्या अंतर आ गया है। और यहाँ पर इसी तरह के प्रश्न जो हैं वो हम सभी से एनसीईआरटी के कोर्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है जो हमारे एनसीईआरटी में पूछे गए। अब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में सबसे पहला प्रश्न देखें कि लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पा रही है। तो उसका उत्तर देते हुए कहा कि लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग लोग मनमाने ढंग से करते हैं। कोई किसी ढंग से करता है, कोई किसी ढंग से करता है। इनके साथ अनेक विशेषण भी लगा देते हैं, जैसे कि भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता। इन विशेषणों के कारण शब्दों का अर्थ तो बदल जाता है और उसका वास्तविक अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो पाता। इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी कोई स्थायी सोच नहीं बना पाया है। यही कारण है कि आज हम सभी भी सभ्यता और संस्कृति के एक ऐसे पड़ाव पर आकर के रुक गए हैं। ना हमें यह समझ आता है कि हम किस संस्कृति को अपनाएं, ना हमें यह समझ आता है कि हम किस सभ्यता को अपनाएं, बल्कि दोनों वास्तव में अपने आप में सही हैं, लेकिन हम अपने आप में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनमें अनेक प्रकार के जो हैं विशेषण लग गए हैं। और अनेक प्रकार के विशेषण लगने के बाद उसका वास्तविक रूप क्या होता है वो हम नहीं जान पाते हैं। ऐसा यहां बताया गया। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे कि भाई आग की खोज करने को इतनी बड़ी खोज क्यों कहा? और अगर आग की खोज की है तो उसका स्रोत क्या रहा, क्यों करनी पड़ी, उसका कारण क्या रहा? तो उत्तर देते हुए कहा कि संभवतः ऐसा हो सकता है, संभवतः यानी हो सकता है कि आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की जरूरत हो, उजाला करना हो, पेट की ज्वाला हो, ठंड या जानवरों से बचाव रहा होगा, या जब
अंधेरे में मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था या ठंडे से उसका बुरा हाल था, तब उसे आग की जरूरत पड़ी हो। कच्चे मांस का स्वाद अच्छा नहीं लगने के कारण उसे पकाकर खाने की इच्छा से, पहले आदि मानव लोग मांस खाते थे, जो हो सकता है कि भाई कच्चा मांस उन्हें अच्छा नहीं लगता हो, पका हुआ मांस खाने के लिए, या जंगली जानवरों से रक्षा के लिए आग का आविष्कार किया होगा। आदिम अवस्था से छुटकारा पाने और कुछ नया करने की भावना ही आग की खोज का प्रेरणा स्रोत रहे होंगे। आग की खोज मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करती है। यह उत्तर हमें इसमें लिख देना है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है? तो लेखक के अनुसार वास्तव में संस्कृत व्यक्ति वह है जो अपनी बुद्धि और अपने विवेक से किसी नए तथ्य का अनुसंधान यानी कि खोज और दर्शन करता है, देखता है। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था, तथा जिसने भी अपनी योग्यता से सुई धागे की खोज की, वह भी संस्कृत व्यक्ति था, यानी उसने भी संस्कृति की पालना की। फोर्थ क्वेश्चन है कि न्यूटन की संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, ऐसा क्यों? देखो, प्रश्न बहुत अच्छा है। समझना कि जिस न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को सिखाया, और अगर वह सिद्धांत कोई गुरु अपने शिष्य को समझा रहा है, तो क्या उस न्यूटन की तरह ही वह गुरु संस्कृत व्यक्ति नहीं हुआ? क्यों? इसका कारण यहां पर बता रहे हैं कि वो गुरु न्यूटन की तरह संस्कृत व्यक्ति नहीं होगा, अपितु उनका ही एक अंश होगा, लेकिन वो न्यूटन नहीं, न्यूटन की तरह सोचने वाला एक व्यक्ति, क्यों भले ही वो न्यूटन से ज्यादा ही क्यों ना समझता हो, लेकिन फिर भी वो न्यूटन की तरह संस्कृत व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसका कारण भी यहां बताते हुए कहा कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार करने के कारण संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से भी अधिक सभ्य कह सकते हो, मतलब उनको कह सकते हैं कि वो न्यूटन से भी ज्यादा जानते होंगे, लेकिन संस्कृत नहीं कह सकते, क्योंकि वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि न्यूटन ने एक बात को कहा और उस बात से जो नई नई बातें निकली, वो एक नया विद्यार्थी, एक नया शिक्षक हम सबको दे रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि जिसने हमें नींव दी, हमने उस पर मकान बना दिया, यही सभ्यता है और नींव संस्कृत है। परंतु संस्कृत कह सकते क्योंकि वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहे, इसलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य हैं, संस्कृत नहीं। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? निम्नलिखित आवश्यकताओं के लिए सुई धागे का सबसे पहला कारण दिया कि हो सकता है कपड़ों को सिलने के लिए और शरीर को ढकने के लिए, और सर्दियों में ठंड से बचाने के उद्देश्य से सुई धागा का आविष्कार हुआ। दूसरा, आवश्यकता अनुसार शरीर को सजाने की जरूरत महसूस होती होगी, इसलिए कपड़े के दो टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। तीसरा, प्रत्येक मौसम में शरीर को ठीक या शरीर की ठीक प्रकार से रक्षा की जा सके, इसलिए भी शायद सुई धागे की खोज हुई होगी। आगे, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। अविभाज्य मतलब जो विभाजित ना हो सके, जो अलग अलग ना हो सके। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। ऐसी दो बातें हमें बतानी है जिस समय या जिन दो प्रसंग के कारण मानव संस्कृति का बंटवारा किया गया, उसको अलग अलग किया गया। हालांकि कवि के अनुसार, लेखक के अनुसार ये मानव संस्कृति एक है, एक थी, एक ही रहेगी, लेकिन इसमें जो एक टकराव आया, जो बदलाव आया, जो उसको अलग अलग करने की बात आई, वो कहां से आई? और ऐसे कोई दो कारण हमें बताने हैं जो आज सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दे हैं। सबसे पहला कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं करना, मतलब कि यह इस वर्ण का है, वो इस वर्ण का है, वो उस वर्ण का है, हमें उससे नहीं छेड़ना चाहिए, या हम उसके पास नहीं जाते, हम उसके छुआ हुआ पानी नहीं पीते। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था भी हमारे लिए कहीं ना कहीं मानव संस्कृति के बंटवारे का सबसे पहला कारण बनता है।
दूसरा, धर्म के नाम पर भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं, जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान नाम के दो देश के रूप में देखते हैं। तो हर एक मजहब, हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय, इन सभी में एक अलग अलग मान्यताएं हैं, वो अपने स्तर पर हैं, लेकिन उन स्तर के कारण से, उन मान्यताओं के कारण से हमने अपने मानसिक मानवीय गुणों को खो दिया है, और वो मानवीय गुणों को खोने के कारण से हमारे मौलिक तत्व जो हैं वो समाप्त हो गए हैं, और हमने अपने आप में उनसे दूरियां बढ़ा ली हैं, और दूरियां बढ़ाने के कारण से वो मानव संस्कृति भी हमारे साथ में क्या हो गई, अलग अलग हो गई, उसमें भी एक बंटवारा हो गया। ये दो कारण हमें यहां पर समझा सकते हैं। आगे बताया कि मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों के माध्यम से उल्लेख कीजिए जब जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। अब देखो, एक प्रश्न तो था कि केवल हमें उसमें दो उल्लेख करने थे, दो बातों को हमने कर दिया, लेकिन अब यहां यह पूछा गया है कि जब जब हम सभी एक होने की कोशिश करते हैं उस समय ऐसा क्या होता है कि हम फिर से बट जाते हैं। तो उसका कारण दिया, मानव संस्कृति के लिए प्रमाण दे रहे हैं कि कब कब हमने एक माना अपने आप को। संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया, ये एक उदाहरण। सिद्धार्थ ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए ही छोड़ा। जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया तब समस्त मानव संस्कृति ने इसका विरोध किया। सांप्रदायिक हिंसा का संपूर्ण विश्व विरोधी है। धर्म संबंधी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे की अच्छी बातों को खुले मन से स्वीकार करते हैं। यानी ये चार ऐसे कारण हैं, जब जब बंटवारा हुआ, जब जब बंटवारा होना था, जब जब ऐसे धर्म के विरोधियों ने ऐसा किया, तब तब इंसान एक ऐसा आगे बढ़कर के आया, एक ऐसा भगवान आगे बढ़कर के आया, एक ऐसा व्यक्ति आगे बढ़कर के आया जिसने खुले मन से संसार को एक मान करके और सभी के लिए समान कहा, और मानवीय मूल्य तत्वों पर अगर कहा जाए तो सभी को एक जो है संस्कृति में, मानव संस्कृति में जोड़ा। आशय स्पष्ट करना है। अंतिम प्रश्न है कि मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति या हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति, इस बात को हमें स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन कहते हैं कि मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेक आविष्कार किए। जब वे आविष्कार मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाते हैं तो हम उसे संस्कृति कहने लग जाते हैं। जब मानव की आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है तब वह असंस्कृति बन जाती है, और ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कदापि नहीं कह सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, हम कभी अपने लिए यह चैप्टर हमें केवल परीक्षा तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसमें आई हुई हर एक वो बात, हर एक वो शब्द अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है कि जो हमारे लिए हमारे जीवन को और अच्छा और निखारने का प्रयास करे। संस्कृति और सभ्यता में जो अनेक प्रकार के विशेषण लग चुके हैं आज के समय में, उन विशेषणों को खत्म करके और अपने आप में और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना है। और जितना हम आगे बढ़ने की प्रेरणा कहेंगे तो वहाँ पर हमें अपनी केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि मानव संस्कृति अखंड है, अखंड थी और अखंड रहेगी। और इसी उद्देश्य के साथ अगर हम चलेंगे तो हमारी कक्षा में कई ऐसे उत्तेजनाएं आएंगी, एक ऐसे उत्साहपूर्ण ढंग से लोग आगे आएंगे जो अपने आप को एक मानते हुए भी सभी का साथ एक साथ देंगे। अगर हम अपनी क्लास में बैठ करके हम मनमानी करते रहेंगे और हम ये कहेंगे कि वो उस संस्कृति का है, वो इस संस्कृति का है, वो सभ्यता को मानता है, वह इस सभ्यता को मानता है, तो हम इस तरह से तो अपनी ही क्लास में चार गुट बना करके बैठ जाएंगे। और अगर ये मान लें कि वो भी मानव है, ये भी मानव है, ये भी मानव है, वो भी मानव है, हम सब में एक इंसानियत है और उस इंसानियत के लिए वो चार गुट भी एक हो सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, हम सभी के लिए मानव संस्कृति जो पहले से चली आ रही है, उस मानव संस्कृति को एक बना करके चलना है और ऐसे ही एक बना करके अपनी कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करना है, फर्स्ट डिवीजन से पास हों, इसी उम्मीद के साथ में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहना है। तो चलिएगा, धन्यवाद आज के लिए। एक और वीडियो के साथ मिलेंगे अगले और एक और कक्षा में। लेट्स क्रैक इट।